आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन मैम। 2 मिनट के ध्यान में चलेंगे। सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। फोकस अपनी ब्रेथ पर। खुद को एकदम खाली करते हैं। लास्ट 1 मिनट मास्टर्स। धीरे धीरे एक लंबी सांस छोड़ते हुए ध्यान से बाहर आएंगे।
किसी की भी विंडो ओपन नहीं है, प्लीज ओपन योर विंडोज। मैं सिर्फ मैम से और मैम मुझसे बात नहीं करेंगे। इट्स गोना बी एन इंटरेक्टिव सेशन, सो प्लीज टर्न ऑन योर वीडियोज। अनु मैम, हमने आपको एक बार भी नहीं देखा है। मैं चाहती हूँ कि आज आप भी एक बार आप अपना फेस जरूर दिखाएं। तो ये एक बंदा गायब हो गया। Recording in progress. अनु मैम, ये अगर पॉसिबल है तो प्लीज विंडो ऑन करें अपनी। प्राची, आप भी अगर पॉसिबल है तो करें। क्या कह रहे हो मैम आप? एक थोड़ी देर के लिए अपना वीडियो ऑन रखें। अच्छा मैम। हाँ। मैं सबको अभी म्यूट कर रही हूँ ताकि कोई भी ना बोले। ठीक है मैम, ही है बस। ओके, सो हम इतने टाइम से डीएनए वर्कशॉप आएगी, लो आ गई। अब आप लोगों की अटेंडेंस इट्स मस्ट इन दिस वर्कशॉप, क्योंकि इसके ऊपर लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। एंड आप लोगों को रोज एक एक्टिविटी दी जाएगी जो आपको करनी ही करनी है, जिसका रिजल्ट आपको ग्रुप में भेजना है कि आपको कैसा महसूस हुआ। इट्स गोना बी वेरी सिंपल। जो आप मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि कोई बाहर से कुछ लेकर आना है, कुछ नहीं होगा। आपके घर में सब कुछ पड़ा होगा, आपको बस हाथ पैर हिलाने हैं अपने। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत हाई फाई चीज है। डीएनए बात की जाए तो आपका लाइब्रेरी है। आपका सारा कुछ स्टोर्ड है उसके अंदर, जब से आप पैदा हुए हैं ना, नॉट इन दिस लाइफ टाइम। आपकी जब से सोल ओरिजिनेट हुई है, तब से उसके अंदर सब कुछ स्टोर्ड है। तो जब वो खुलता है तो सोच के देखो क्या क्या सामने आएगा, और क्या क्या हमारे अंदर चेंजेस होंगे, क्या क्या हमें महसूस होगा। तो उस चीज को जाने के लिए इट इज बेसिकली कि आप अपने अंदर जा रहे हो, और कुछ भी नहीं है। इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी कुछ हाई फाई चीज नहीं है। इट इज बेसिकली कि हम अपने अंदर की कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे हैं। आपको चक्रास और 7 बॉडीज के बारे में पहले इसलिए बताया गया क्योंकि वो हमारी इथरिक बॉडी में है। और डीएनए तो इन सारी 7 बॉडीज का फादर ही बोल लो, कि मतलब अगर हमने उसके ऊपर काम कर लिया तो तभी हम उसके ऊपर काम कर पाएंगे, जब हमें पता होगा कि हम जब सांस ले रहे हैं तो हमें कैसा महसूस हो रहा है, जब हम पानी पी रहे हैं तो उसकी एनर्जी हमें कैसी महसूस हो रही है, हमारे आसपास अगर कुछ हिल रहा है तो हमें वो समझ में आ रहा है कि वो क्यों हिल रहा है, क्या हो रहा है। तो बेसिकली इट इज दैट। आपको रोज एक एक्टिविटी दी जाएगी जिसका आप लोग रिजल्ट भेजोगे ग्रुप के ऊपर। एंड यहाँ पर जितना हो सकता है उतना इंटरैक्टिव रहो, सो दैट आप ही को बेनिफिट हो, क्योंकि ये वर्कशॉप सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। ओके, अब डीएनए पे जाने से पहले मैं ब्रेन वेव्स का एक छोटा सा टॉपिक आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो हमने अभी ओम लगाया, अभी ओम के ऊपर मेडिटेशन की थी, हम आज भी उसी पे कंटिन्यू करेंगे। तो क्या कोई अपना एक्सपीरियंस इन 15 सेकेंड्स शेयर करना चाहता है कि उसको कोई वेव्स महसूस हुई, उसको अपने आसपास ऑरा में कुछ महसूस हुआ। एंड एक और चीज, यहाँ पर जो भी नैरो माइंडेड लोग हैं ना यार, प्लीज चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर इट्स गोना बी ओपन माइंडेडनेस। यहाँ पर हम सभी रिलीजन्स की बात करेंगे, सभी एनर्जीज की बात करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हर चीज की यहाँ पे बात की जाएगी। तो खुलकर बोलो, ताकि आप जब मैं बोलूँ तो आप तक वो चीज पहुंच पाए। एंड आई नो यहाँ पे यूथ बैठा है तो वी आर ओपन माइंडेड, राइट? तो प्लीज अपना फटाफट एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपको कुछ वेव्स महसूस हुई क्या जब ओम लगा था और बजा था। हंशिका। आत्मवंदन दीदी। आत्मवंदन। अब ठीक है। हाँ हाँ। हाँ, तो मैं ऐसे बोल रही थी कि आपने जब बजाया था तो मैं बैठी थी ध्यान लगाने के लिए, बट स्टिल आज मैं सुबह से लो फील कर रही थी, तो मैं अपने थॉट्स में ही थी। तो मैं
उतना नहीं फील कर पाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई और? फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करना। ओके, तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वेव्स। इससे आपको ना अपनी लाइफ में, आप सुबह क्यों नहीं उठ पाते, हम लोग जब नहा रहे होते हैं तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्यों चले जाते हैं, आपको इस टॉपिक से उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। इसकी कोई पीपीटी नहीं है, क्योंकि इसकी पीपीटी बनानी बहुत मुश्किल हो जाती, तो ये आप मेरी शक्ल देखकर ही सुन लो। तो देर आर अल्फा, बीटा। हम मैथ्स में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा। अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा एंड थीटा। सॉरी, हाँ, अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा, यस। तो अभी जो आप मेरी बात सुन रहे हो और जो मैं बोल पा रही हूँ, इस टाइम मेरा ब्रेन बीटा वेव्स में काम कर रहा है। बीटा वेव्स ही रीजन है हमारे दिन की सारी दिनचर्या करने का। वही रीजन है लोग एंजाइटी और डिप्रेशन में जाते हैं। बीटा वेव्स होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बीटा वेव्स का बहुत ज्यादा होना हमारे लिए हानिकारक है। बीट क्यों लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में जाते हैं? बिकॉज वो ओवर थिंक करते हैं, और ओवर थिंक इंसान कब करेगा? जब उसका दिमाग फुल स्पीड में भाग रहा होगा। तो बीटा वेव्स सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं। एंड इट इज व्हेन, जब मैं सपोज करो कोई कोडिंग कर रही हूँ, सपोज करो कि आपको एग्जाम लिखने गए हो, ठीक है, एग्जाम जब आप लिख रहे हो तब आपका ब्रेन इज इन बीटा वेव्स। अब आते हैं अल्फा स्टेट में। जिनको भी एंजाइटी और डिप्रेशन है ना, जिनको भी ओवर थिंकिंग का इशू है, दे हैव टू स्टार्ट मेडिटेशन। इट्स द पीक टाइम, दे हैव टू, ताकि उनका ब्रेन अल्फा स्टेट में आ सके। बीटा सबसे ऊपर है, उसके नीचे है अल्फा, जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम है। यहाँ पर सपोज करो हम नहा रहे हैं। क्यों हम जब हम नहा रहे होते हैं या फिर हम टीवी देख रहे होते हैं, तब एकदम से कुछ क्लिक होता है ना, अरे मम्मी उसका सोल्यूशन ये था। वो क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे हमारा ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स हो चुका है। वो थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में अपने आप जा चुका है। हम सोचते हैं हम इंटेलिजेंट है, हम इंटेलिजेंट नहीं है, हमारा ब्रेन इंटेलिजेंट है। जब भी हम आराम से बैठे हैं, जब सपोज करो हम खाना खा रहे हैं और हम टीवी देख रहे हैं, हम लोगों की जो तब ब्रेथ होगी ना, वो बहुत तेज तेज नहीं होगी। इट विल बी वेरी स्लो, काम डाउन। तो सारा जो खेल है वो आपकी ब्रेथ का है। और मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? ब्रेथ के ऊपर फोकस करते हैं। तो हर चीज को ना जोड़ते जाना कि कैसे आपकी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेडिटेशन है। हर एक प्रॉब्लम का। तो अब हम अल्फा स्टेट में आ गए। अब जब हम नहा रहे होते हैं तब भी यही हो रहा होता है। हम लोग एकदम रिलैक्स स्टेट में होते हैं, हमारे ब्रीदिंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। तब हमें चीजों के सोल्यूशन आने लग जाते हैं। एंड बीटा से जब हम अल्फा में आ गए, हम यहाँ पर अपने दिनचर्या काम नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें सुस्ती आने लग जाती है, यार अब सो जाते हैं, अब ना नींद आ रही है, अब मैं थक गई हूँ, अब मैं एक्सरसाइज कर कर आई हूँ। इट्स लाइक कि आप एग्जाम लिख रहे थे और आपने बस पेन रख दिया, खत्म हो गया एग्जाम, यू आर इन अल्फा स्टेट। हम क्या करते हैं? खत्म। हर होता होता है ना, हर के हर उसमें बहुत कोई इंपॉर्टेंट काम किया या फिर सफाई दिया मम्मी ने करने के लिए, उसके बाद बस मम्मी हो गया, मैं थक चुकी हूँ। दैट इज अल्फा। इसके बाद है सबसे इंटरेस्टिंग स्टेट, दैट इज थीटा। ये है आपकी मैनिफेस्टेशन की स्टेट। यहाँ पे आप चीजों को मैनिफेस्ट करते हो। हमें पता भी नहीं होता हम कब पहुंच जाते हैं उस स्टेट में। होता है ना कि अरे यार, तू आज जो भी बोल रहा है ना वो सब सच हो रहा है। क्यों? क्यों हो रहा है? हम ऐसे बोलते हैं सरस्वती माँ बैठे हैं, मतलब जितना भी हमें पता है हम बोलते हैं। पर उस टाइम पे जो हमारा ब्रेन था वो थीटा पे था। इवन दो उसकी आंखें खुली हुई हैं, वो चल रहा है, काम कर रहा है, बट वो इतनी रिलैक्स स्टेट में है कि वो चलते चलते भी उस मेडिटेटिव स्टेट में है। जब हमें कलर्स दिखते हैं मेडिटेशन में, सिर्फ कलर्स की मैं बात कर रही हूँ, या फिर हमें कुछ स्टार्स दिख रहे हैं या फिर कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, वी आर इन थीटा स्टेट। हम उस टाइम मेडिटेटिव स्टेट में जाने लगते हैं। एंड दैट इज द स्टेट जब हम चीजों को बोलते हैं, जो हम एफर्मेशंस बोलते हैं ना, तब हम थीटा स्टेट में रहकर बोलते हैं कि मैं अंदर से स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे से सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। वी आर इन थीटा स्टेट एट दैट टाइम। एंड सबसे बेस्ट टाइम इसको मैनिफेस्ट करने का कब है? जब आप सोने जाते हो
क्योंकि उस टाइम आपकी आंखें ऐसे होती हैं, बस अब मैं सो जाऊं, अब मेरे को कोई बेड दे दो। अगर मतलब मेरे साथ तो यही होता है कि मैं बुक पढ़ते पढ़ते ही सो जाती हूँ, एंड दैट इज व्हेन कि यार अब लाइट बंद करनी पड़ेगी मुझे उठकर, काश पहले ही बंद कर दी होती, लेकिन फिर बुक कैसे पढ़ती। तो दैट इज द थीटा स्टेट, कि इतना ज्यादा हम मेडिटेटिव स्टेट में या फिर सोने वाली स्थिति में जा चुके हैं। दैट इज द बेस्ट टाइम। एंड जब आप सोकर उठते हो, जब आपकी आंखें ऐसे ऐसे हो रही होती है ना और हम फोन चेक कर रहे होते हैं, उसकी जगह उठकर सबसे पहले प्रेयर बोलो, और प्रेयर में ही अपनी जो मैनिफेस्टेशन है कि आपको अपना दिन कैसा चाहिए, आपका क्या गोल है। सपोज करो कोई एग्जाम आ रहा है, कुछ भी है, जो भी आपको चाहिए उस टाइम पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये मैं कर रही हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ, आप लोग भी ट्राई करना। दिस इज नॉट योर एक्टिविटी बाय द वे, दिस इज जस्ट अ सजेशन। एंड अब आता है सबसे बेस्ट पार्ट, दैट इज योर डेल्टा, जहां पर आपकी ओम की आवाज एग्जिस्ट करती है। अगर आपको पता हो तो क्वांटम फिजिक्स ये सारी जो है ये बोलती है ना कि यूनिवर्स में गैलेक्सी जो है वो शिव जी के डमरू की तरह बनी हुई है, इन्फिनिटी के सिंबल की तरह बनी हुई है, ओम का वहां पर दिखता है। तो ओम इज द साउंड ऑफ यूनिवर्स। हमारे अंदर से ओम की आवाज आती है, पूरे यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से ओम की आवाज आती है। तो जब हम ओम पर मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने अंदर सबसे जो लोएस्ट चीज है, जो कि आपका डीएनए है, उसके ऊपर काम होता है। ये मुझे मुझे पता नहीं है ये कहीं पे लिखा है नहीं लिखा, बट दिस इज माय ओन एक्सपीरियंस कि जब आप ओम का उच्चारण करते हो खुद से, खुद ट्राई करके देखना। अगर कोई योगा करता है तो उसके बाद तो मतलब नीरू मासी करवाते हैं, कर सकते हो। इट्स नॉट ओम, इट इज आ ओ म। तो व्हाट इट इज, जब आप आ बोलते हो, आपका इसको ऐसे लेके चलना, इसको तीन हिस्सों में बांट लो, 1 2 एंड 3। ठीक है। जब आप आ बोलते हो तो आपका ये वाला पूरा हिस्सा वाइब्रेट करता है, ऊपर वाला। जब आप ओ बोलते हो तो आपका ये वाला यहाँ पर पूरी एक वेव बनती है। ये आपके लिए, दिस इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट, बट हाँ आप इसको ट्राई करना, खुद देखना कि आपको महसूस होता है कि नहीं होता, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपके लिए अलग हो। और म जब बोलते हैं तो ये जो यहाँ पर हमारा बिंदी वाला स्थान है, ये पूरा यहाँ से पूरा नीचे तक वाइब्रेशन होती है। तो बेसिकली आपका पूरा का पूरा जो ब्रेन में पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, वो फुल एक्टिव स्टेट में हो जाता है जब हम ओम का उच्चारण करते हैं। आपका पूरा का पूरा ऑरा क्लीन हो जाता है। ओम क्यों बोलते हैं, इवन पंडित भी बोलते हैं, ज्यादा अगर घर में नेगेटिविटी है तो ओम का उच्चारण करो, ओम चैंटिंग करो। एंड अपने कमरे में भी उसकी ऑडियो चलाकर रखो। इट्स बिकॉज इट क्लेंजेस द ऑरा। इसीलिए हम धीरे 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 इतनी डीप स्टेट में चले जाते हैं जब ओम की चैंटिंग हो रही होती है, या फिर अभी भी वीडियो लगाई थी, तो वी गो इनटू डेल्टा स्टेट। हम जीरो फ्रिक्वेंसी पर नहीं जा सकते क्योंकि हमारा ब्रेन शट डाउन हो जाएगा। तो हमारे डेल्टा स्टेट जो है ब्रेन, वो 0.1 से 3 या 4 हर्ट्ज तक वेरी करता है। एंड डेल्टा इज द स्टेट जब हमें आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल होता है, जब हम अपनी इस बॉडी की स्थिति में नहीं होते, जब हम बिल्कुल शून्य स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब हमें कुछ कलर वलर कुछ नहीं दिखता, हम बोलते हैं कि यार आज ना मैं ब्लैकआउट हो गई थी शायद, आज एकदम आनंद आ गया, आज कुछ था नहीं पर आज बहुत अच्छा हुआ, आज पता ही नहीं चला कि कब टाइम खत्म हो गया, 1 घंटा हो भी गया। ये जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं ये हमारी डेल्टा स्टेट की हैं। तो मतलब देखो, अब आप खुद अपने आप सोच सकते हो और खुद अपनी जर्नी को देख सकते हो कि हम इस टाइम कौन सी स्टेट में पहुंच चुके हैं। जब तक हमें चीजें दिख रही हैं, हम डेल्टा में नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि तब भी हमारा ब्रेन तो उनको ले रहा है ना, सिग्नल्स तो वापस आ रहे हैं ना, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो बन रहा है ना। हाउ कैन इट बी डेल्टा? इट कैन नॉट बी। डेल्टा इज कुछ भी नहीं है, खाली, शून्य, खत्म, जीरो। दैट इज डेल्टा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद, किसी को डाउट है इतने तक? वो सीक्वेंस में जो नेम है ना, आप एक बार बता देना, आप मैसेज डाल देना तो याद रहेगा कि ऐसे ऐसे। हाँ मैं भेज दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और किसी को कोई डाउट है?
लास्ट कौन सा था? डेल्टा। भेज दिया। ओके भाई, विंडोज ही नहीं ओपन है यार आपकी। क्यों यार, बहुत सुंदर शक्ल है आप सबकी, प्लीज ओपन कर लो। तो वैसे तो जो मैं अभी बताने वाली हूँ, मैम भी और मैं भी हजारों बार आपको बता चुके हैं कि अर्थ इज एन एक्सपेरिमेंट, अर्थ इज एन एक्सपेरिमेंट, बट ठीक है, आज हम और विस्तार में इसको जानते हैं। स्टॉप शेयर पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। Screen is visible. स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? आ गई अब। बहुत हैंग हो रहा है मेरा लैपटॉप। ओके तो बेसिकली पहले हम ये देखते हैं कि डीएनए है क्या, फिर हम ये देखेंगे कि हमारी और इस धरती माँ की जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं उसकी हिस्ट्री क्या है। थोड़ी सी हिस्ट्री होगी, हो सकता है थोड़ी सी बोरिंग हो, पर मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगी। तो बेसिकली जो डीएनए है उसके अंदर हमने बात कर ली कि सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, सारे के सारे जो मैसेजेस हैं, जिससे हमारी कॉन्शियसनेस ना बढ़ सकती है। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी आकाशिक रिकॉर्ड्स की। इट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ व्हाट डीएनए इज। डीएनए इज की यार सारा कुछ ना, मतलब जितना नहीं भी आ सकता ना, सपोज करो एक पिल्लो है, पिल्लो के अंदर हमें ना कॉटन डालनी है, कितनी कॉटन डालोगे उसके अंदर, अब जितनी उसको और कंप्रेस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, उसमें और डलता जाता है ना सामान। कितनी भी कॉटन डालो फिर वो इतना बड़ा हो जाता है, फटने वाला हो जाता है। हमारा ना डीएनए बिल्कुल वैसा ही है। इट्स लाइक इसमें इतना सामान भर रखा है, जैसे ही हम इसके अंदर घुसते हैं ना, हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें करना क्या है। इसमें इतना कुछ है, ABCD। अब लेकिन अगर हमें पता ही नहीं होगा कि A to Z एग्जिस्ट भी करता है, और अगर हमारे सामने ABC हमें दिख भी गया, हमें पता ही नहीं चलेगा इसका करना क्या है। पता तो होना चाहिए ना कि व्हाट इज ABCD। अभी आप लोग इतने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो कि ब्लैक था, कलर था, ये था, वो था। पता भी तो होना चाहिए कि वो क्या है। एंजॉय करने चाहिए एक्सपीरियंसेस, लेकिन क्या पता कोई आपके लिए विजडम हो उसमें, क्या पता उसमें कोई कुछ सीखना हो उसमें अपने को। तो हाउ यू यूज इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू एक्सेप्ट इट विद योर माइंड एंड हाउ यू एक्टिवेट इट। बेसिकली हम हर चीज को ना कैसे ले रहे हैं। अभी मैं कल परसों ही सोच रही थी कि जैसे लोग बहुत इंडोनेशिया और थाईलैंड जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं वो। वहां पर पता है आपको स्पिरिचुअलिटी की कितनी चीजें दबी पड़ी हैं, मतलब मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, अगर मैं वहां पे गई तो मैं शायद बीच पे जाऊंगी ही नहीं। मैं तो यही खोजती रह जाऊंगी कि यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या है। मतलब सही है यार, पिक्चर्स करवानी चाहिए एंड सब कुछ बहुत सही है, घूमना चाहिए, लेकिन चीजें हमारे सामने हैं, पर फिर भी हम उनको ले नहीं पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस वहां तक बड़ी नहीं हुई कि हम उन चीजों को ले पाए। अभी मैम ने बताया था कि मेरे ना घर ये बिल्कुल डोर के बाहर ही ट्री है, उसके ऊपर मुझे कुछ शब्द दिखे। मैं यहाँ पे पिछले सितंबर से आई हुई हूँ, मतलब मुझे 6 to 7 months हो चुके हैं यहाँ पे इसी कमरे में रहते हुए, पर मुझे कभी भी वो चीज अट्रैक्ट नहीं करी। मैंने कभी भी उस चीज के ऊपर नोटिस ही नहीं किया, देखा ही नहीं, वो हमेशा से वहां पर थी। उसी दिन क्यों मेरे अंदर से आवाज आई, कृति आज तुझे कुछ मैसेज लेकर सोना है। लाइक यार कहाँ से मैसेज लूं, मैं अपने आप को बोल रही हूँ कहाँ से लूं मैं मैसेज, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है, बाहर कोई नहीं है, बाहर अंधेरा हो चुका है। एंड देन 3 बज गए रात के, मुझे नींद आ ही नहीं रही है। इट फील्स लाइक कि मुझे किसी ने पकड़ के बिठा रखा है, दैट यू कांट स्लीप टुडे, यू हैव टू वेक अप। फिर दिन हुआ, यहाँ पे 3 बजे ही सुबह दिन निकल जाता है। दिन हुआ एंड तब मुझे दिखा, मैं सोने जा रही थी तब, मैंने कहा यार बहुत हो गया, आई एम डन नाउ। फिर मैंने बाहर देखा, मुझे शब्द दिखे। तो इट वॉज AHI विच मीन्स द यूनियन ऑफ अर्थ एंड हेवन।
felt like seriously इसका कुछ मतलब हो भी सकता है, like literally is it a message? एंड उसके बाद जब मैंने अपनी नई बुक शुरू करी, मैं अपनी कोई भी बुक ऐसे सोच समझ कर शुरू नहीं करती। मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे उसकी तरफ भी कोई खींच रहा है। पहले पहले तो मैं मैम से बहुत पूछती थी कि मुझे बुक्स बता दो कौन-सी पढ़नी है, पर अब इट्स लाइक कि अपने आप ही अंदर से फीलिंग आती है कि यार ये वाली बुक पढ़नी है, अब ठीक है ये वाली छोड़ दे, आधी पढ़ी है ना तो इट्स फाइन। तो मैंने जो नई बुक शुरू करी, उसका पहली लाइन ही ये थी, यूनियन ऑफ अर्थ एंड हेवन। आई वाज़ शॉक्ड कि मतलब इट वाज़ अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स दैट यू हैव टू रीड दिस बुक। तो हमारी कॉन्शियसनेस जब तक रेज़ नहीं होगी, हम ये मैसेजेस यूनिवर्स से ले ही नहीं पाएँगे। वो ट्री पिछले 6 महीने से वहाँ पर है, फिर भी मैंने उसको नहीं देखा। लोग इंडोनेशिया, थाईलैंड जा रहे हैं, लेकिन वो उन चीज़ों को लेकर ही नहीं आ पा रहे, ना ही वो लेके आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज़ नहीं है। तो हम आज जो हमें ये सब कुछ महसूस हो रहा है कि मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है, मेरे साथ ही सब मुझे धोखा क्यों दे रहे हैं, इट इज़ बिकॉज़ कि हम एसेंस को समझ ही नहीं पा रहे। हम लोग खुद ही लेकर आए हैं ना ये सारा कुछ। जब हम उस चीज़ को प्लेफुल में हो जाएँगे ना, ठीक है यार, ये सब तो होना ही होना है, क्या कर सकते हैं? लीव इट, स्माइल एंड पास ऑन। यू विल रियलाइज़ कि ज़िंदगी बहुत प्लेफुल हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज्ञान हो गया, आगे चलते हैं। ओके। Oral traditions have secret knowledge and wisdom that can be revealed after passing the marker of ओके, किसी को याद है कि 2012 में ना जो लोग थे, अगर तुम लोग छोटे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक बहुत बड़ा मिथ सा आया था कि 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। एंड वी वर लिटरली वेटिंग ऑन 31st दिसंबर 2012 कि यार ठीक है, अब अगले साल स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। मम्मी को भी मैं ऐसे ही बोलती थी, मम्मी बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी तो न्यूज़ आ रही है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी मैं जब बुक पढ़ रही थी, जब मैं रिसर्च कर रही थी, तो मुझे पता चला कि इट वाज़ एक्चुअली मेंट टू बी। वो खत्म होने वाली थी 2012 में, एंड वो दोबारा खत्म होने वाली थी 2020 में। और इन सब चीज़ों की प्रेडिक्शन पहले ही 2012 में कर दी गई थी कि बहुत बड़ा धरती पर चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो अगर तो धरती के लोगों को अक्ल नहीं आई, उन्होंने अपने ऊपर काम करना चालू नहीं किया। अभी भी ऐसा नहीं है कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 50 लोगों ने काम करना चालू कर दिया, नहीं। इस धरती माँ को ना सिर्फ़ और सिर्फ़ उस एक इंसान की ज़रूरत है जो खुद के ऊपर काम करके ना बाकी 99 को एटलीस्ट बता सके कि यार तुम काम कर सकते हो खुद पर। इट्स नॉट अबाउट द नंबर, इट्स अबाउट द क्वालिटी, कि क्या उस एक बंदे ने भी खुद पे काम किया। तो 2012 में ये बताया गया है कि इट वाज़ मेंट टू हैव द मास अवेकनिंग। बहुत सारे लोगों की, जैसे आप लोग खुद महसूस करो, 2019 में कौन इतना स्पिरिचुअल था? मैं भी नहीं थी। उल्टा मैं अपने नानी को बोलती थी, "नानी आप प्याज क्यों नहीं खाते? क्या ही है उसमें? अलग से सब्ज़ी बनानी पड़ती है। आप एग क्यों नहीं खाते?" एंड अब आई एम लाइक, अब वो लोग मुझ पे हँस रहे थे, "हाँ, हाँ, क्या हुआ अब?" कहा, "ठीक है, कोई बात नहीं।" तो कौन था? नहीं था, कोई भी नहीं था। तो इट वाज़ मेंट टू बी। 2020 में इतने लोगों ने अपना चैनल खोल लिया, इतने लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करनी स्टार्ट करी, इतने लोगों ने भगवद गीता शुरू करी पढ़नी। क्यों? इट वाज़ अ मास अवेकनिंग। ऐसी पहली 2012 में हुई थी, उसके बाद 2020 में हुई, उसके बाद अगली 2025 में होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा कोविड आएगा, आई होप नॉट, बट या होगा कुछ ना इससे कुछ तो। पहले 1990 से 2000 में हुई थी। हाँ, 1987 था शायद कुछ। नो, नाइन 1999 एंड 2000 का जो लास्ट डेट था ओके। हुँ। जब हम पैदा हुए थे। उस टाइम पे भी सेम यही बातें, सेम यही प्रिडिक्शंस सुनने को मिली थी। हुँ। ओके, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो ना मेरे दिमाग में भी आता है कि यार अभी क्यों? लाइक व्हाई नाउ? अभी क्यों ये सब कुछ बाहर आ रहा है? ये 10 साल पहले, 20 साल पहले, 100 साल पहले ये सब कुछ क्यों नहीं था? तो ना थोड़ा-सा, ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ, ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम अपने दादी-दादा को देखें, तो वो लोग ना सिर्फ़ ये चाहते थे कि तब उस टाइम पे पाकिस्तान इंडिया का
वो सब हुआ था, पार्टीशंस हुई थी, बहुत वॉर्स चल रही थी, उनको था कि किसी ना किसी तरीके से हम एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए कुछ तो कर दें, कुछ ज़मीन ले लें, कुछ बना दें उनके लिए, कुछ कर दें। फिर उसके बाद जब हमारे पेरेंट्स आए, तो वो बिल्कुल थोड़ा-सा बेटर हुए ऑफ कोर्स, लेकिन वो भी सर्वाइवल मोड पे थे। वो भी इतना ही कि बस घर का खाना-पीना और ये सब चल जाए। पर जब हमारी जनरेशन आई, हम हर चीज़ को आर्ग्यू कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ऐसा ही क्यों कर रहे हो? ये ऐसा ही क्यों हो रहा है? आप पेड़ की पूजा क्यों कर रहे हो? ये सब अंधविश्वास है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें थी, दे वर ऑल मेंट टू बी। और आप अभी खुद ही देखोगे, जो भी नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो मैं तो खुद बोलती हूँ, भाई ये सब पढ़ लिख कर आया है क्या ऑलरेडी? इन लोगों ने ऑलरेडी पीएचडी कर रखी है। इनको सब पता कैसे है ऑलरेडी? दे आर मास्टर्स इन एवरीथिंग, बी इट बी डांस, बी इट बी पेंटिंग, बी इट बी आर्ग्यूमेंट। आप उनको कुछ बोलो, वो ऐसे जवाब देंगे कि आप चुप हो जाओगे, आपके पास जवाब होगा ही नहीं सामने से। मैं तो अभी गई थी इंडिया, तो खुद का एक्सपीरियंस है। भई ऐसे जवाब मम्मी कहते होगी बोलती बंद, कहते हमारी तो पिछले 2 साल से हुई हुई है। मैंने कहा अच्छा, तो दैट आर क्रिस्टलाइन बच्चे हैं वो। वो सभी के सभी हायर मास्टर्स हैं। लेकिन हम उनको ये बोलते हैं कि इनको एडीएचडी हुआ है। इन लोगों को तो 1-1 मिनट की रील भी नहीं देख पाते ये फ़ोन के साथ जुड़े रहते हैं। भई वो बच्चों की गलती थोड़ी ना है, बच्चे पैदा थोड़ी ना हुए थे फ़ोन के साथ। फ़ोन तो आप ही ने दिया था उसको, ताकि आप अपना काम कर सको। गलती बच्चों की तो नहीं है ना, बच्चे थोड़ी ना पता था कि मम्मी मुझे फ़ोन चाहिए, रोते-रोते फ़ोन थोड़ी ना माँग रहे थे वो। वैसे ही हम लोगों के अंदर डीएनए इवॉल्व्ड है, जो हमारी जनरेशन है, थोड़ा बहुत हमारे अंदर इवॉल्व्ड है, 10-20%। लेकिन जो 2024 के बाद बच्चे पैदा होंगे, उनके अंदर 80% डीएनए इवॉल्व्ड होगा। एंड जब वो 13 साल के हो जाएँगे, बेसिकली अगर आज कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो 36-37 तक उसका पूरा डीएनए इवॉल्व्ड होगा। पूरा का वो पूरा डीएनए इवॉल्व्ड होगा। हो कैसे रहा है, ये भी साथ क्लियर करो। हाँ जी। और जो ये क्रिस्टलाइन चाइल्ड की बात करी है कृति ने, इसका मतलब क्या है? जैसे रेनबो चाइल्ड, और इससे पहले जो एक और था, मैंने पहले नाम बताए थे, क्या नाम बताया था तुम्हारे वाले जनरेशन का? क्या नाम बताया था मैंने? याद है क्या तुम्हें कृति? नहीं मैम। नहीं, मैंने उस टाइम बताया था, अब मेरे भी माइंड से स्किप हो रहा है। तो ऐसे ही एक एक जनरेशन पूरी जब आ रही है, वो हायर मास्टर्स की अकॉर्डिंग टू जो हमारी लेवल ऑफ अर्थ है ना, उस अर्थ में एडवांसमेंट लाने के लिए नेक्स्ट एडवांसमेंट कितनी भेजी जा सकती है, वो हायर मास्टर्स की जब ऊपर से धरती पर जन्म लेती है, तो उन बच्चों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो जो क्रिस्टलाइन चाइल्ड है, उनको ये क्रिस्टलाइन नाम क्यों दिया गया? क्रिस्टलाइन, उनके जो डीएनए हैं वो क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब वो बच्चे क्रिस्टलाइन चाइल्ड कैसे हो रहे हैं, अब इसका भी रीजन जानो कि बच्चा कैसे आता है? अपने पेरेंट्स के थ्रू। डीएनए तो वहां से आता है ना हमारे अंदर, डीएनए तो वहां से आता है हमारे अंदर। तो जब पेरेंट्स अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करते हुए एक जनरेशन में थोड़ी अवेकनिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, उनके डीएनए जो है उसी के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे कि अभी कृति ने बताया कि 25 के बाद जो बच्चे, तो अभी जो एकदम से, अभी कृति ने वो चीज भी बताई कि एकदम से इतना स्पिरिचुअलिटी खुल के बाहर आ रही है, सब लोग उसके बारे में ओपनली जान रहे हैं। तो वो उन सबको जानने से क्या हो रहा है? हमारी सोल ग्रोथ हो रही है, कॉन्शियसनेस ग्रोथ हो रही है। अब हर बंदे की जो जो ग्रोथ हो रही है, फिर उनसे जो आगे बेबीज आ रहे हैं, वो उन डीएनए के साथ आ रहे हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी के जो पेरेंट्स थे, उनका जैसा डीएनए था, तो हमारे कॉन्शियसनेस पे हमें काम ज्यादा करना पड़ रहा है, पर उन बच्चों को ऑलरेडी वो काम किया कराया वहां से आ रहे हैं।
इसमें डिफरेंसेस आते हैं, मैग्नेटिक कॉन्शियसनेस और क्रिस्टलाइन कॉन्शियसनेस, वो भी हम आने वाले उसमें देखेंगे। पर ओके, हाँ। तो इट्स लाइक कि अगर आप आज बात करो, अगर आपको बोला जाए कि ये गाड़ी उड़ने वाली खरीद सकते हो आप, तो आपको कुछ ज्यादा अचंभा नहीं होगा कि हाँ ठीक है, वी नो कि गाड़ी उड़ सकती है, बन चुकी है, आप उड़ सकते हो, आपका यहाँ पे वो प्रोपेलर है, हमने मूवीज भी देख रखी है, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। वहीं अगर ये हमारे पेरेंट्स को 50 साल पहले बोला होता तो वो बोलते पागल वागल हो गया तुम, क्या बोल रहे हो ये। 50 की भी अगर 200 साल पहले बोला होता तो लाइक हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इट्स लाइक कि a beautiful car given to you 200 years ago because humanity won't have comprehended it। आपको 200 साल पहले इसीलिए गाड़ी भी नहीं दी गई क्योंकि तब हम इतने समझदार ही नहीं थे उस चीज को ले पाए। आज इंफॉर्मेशन ही हमारे पास इसलिए आ रही है, हम यहाँ पे 13 लोग बैठे हैं ना, आप कोई भी ना खुद को अंडर एस्टिमेट मत करना। यहाँ पर वैसे तो जितने भी 400 के 400 लोग हैं ग्रुप के अंदर, वो सभी बहुत हायर मास्टर्स हैं, लेकिन वो अभी तक खुद को जान नहीं पाए हैं अंदर से। आप सभी के सभी इतने हायर मास्टर्स हो क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ना ऐसे मिल ही नहीं सकती किसी को भी, क्योंकि ये जहां जहां से ली गई है ना इंफॉर्मेशन, उसमें ही लिखा है दैट इट कांट रीच टू द पर्सन जो अभी इस चीज को लेने के लिए रेडी ही नहीं है। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। ओके, तो भी मैं फटाफट खत्म करती हूँ और मैं ना थोड़ा सा अ, इस पर आ जाती हूँ कि थोड़ा सा धरती माँ के बारे में बात करते हैं। तो हमने बात करी कि जो अर्थ थी ना, हमें ये पता है ना, अगर हमको थोड़ा सा हिंदुइज्म के साथ जोड़े तो अ, भगवान ने मैनिफेस्ट किया था ब्रह्मा को। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को मैनिफेस्ट किया और प्रकृति बनाई और सब कुछ बनाया, ठीक है। तो बेसिकली वेस्टर्न टर्म्स में इसको ये लोग एक्सपेरिमेंट बोल रहे हैं, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट फेल होता है, पास होता है, दोबारा बनाते हैं, दोबारा करते हैं। तो हमें पता है कि ये युग बाय युग चलता रहता है। और अगर हम लोगों ने महाभारत और वो पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, तो उसमें ये भी आता है कि कैसे जो काशभूषणी जी हैं वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने सारे के सारे अभी तक 13 महाभारत और आई थिंक 17 से 18 रामायण वो देख चुके हैं। हर बारी उनको कुछ नया देखने को मिला, इट वॉज नॉट सेम एवरी टाइम। हर बारी कुछ ना कुछ चेंज था, किसी ने कभी कुछ नया डायलॉग बोला, कभी किसी की एनर्जी चेंज हुई। तो बेसिकली क्या हो रहा है, सोल्स इवॉल्व हो रही हैं। जब सोल्स इवॉल्व हो रही हैं तो वो कैसे बिहेव कर रही हैं, वो कैसे काम कर रही हैं, वो सब कुछ चेंज हो रहा है। तो दिस अर्थ, धरती माँ, इज एन एक्सपेरिमेंट। ये बहुत हाई डायमेंशन में थे, हम लोग अभी थर्ड डायमेंशन में है। अगर डायमेंशन की बात करी जाए तो हम अभी थर्ड डायमेंशन में है, लेकिन धरती माँ ने डिसीजन बनाया है कि वो अब बहुत हो गया 3D में, अब वो धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। हम 5D में आ चुके हैं ना, अभी कि अभी कंप्लीट जाएंगे, अभी कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हुआ। ये उसका प्रोसेस है, कंप्लीट। प्रोसेस में अंडर प्रोसेस है। 4D से 4D तक शिफ्ट हो चुका है, 4D से 5D शिफ्ट नहीं हुआ अभी। बट वो लोग हो चुके हैं जिन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व कर लिया है। पूरी तो अर्थ बेसिकली है, पूरी अर्थ तभी होगी जब यहाँ के सभी लोग जो इस कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग या तो इस धरती को छोड़ देंगे और बाकी इवॉल्व होने का जो डिसीजन लेंगे वो खुद पे काम करेंगे, तो वो कंप्लीट प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि ऐसे प्रोसेस कई सालों में होते हैं। मिलियंस ऑफ होते हैं। नहीं, मिलियंस तो नहीं कहा जाएगा, अब इतना लंबा टाइम नहीं दिया जाएगा। हम्म, टाइम तो बीत गया मिलियंस वाला, अब उतना लंबा टाइम नहीं दिया जाएगा। 300 साल कुछ लिखा था कि 300 years में everyone will be evolved, इवन जो अभी भी हैं जो रहेंगे बाद में, वो लोग भी इवॉल्व हो जाएंगे। तो बेसिकली हम बोलते हैं ना कि भगवान जी ने ये कर दिया, भगवान जी ने वो कर दिया, पर आपको पता है आप खुद आए हो, आपको किसी ने धक्का नहीं मारा नीचे आने के लिए कि जाओ नीचे जाकर ये सब दुख झेलो, किसी ने नहीं कहा। अब खुद से आए हो अपनी मर्जी से। क्यों? आपको 2 डील्स दी गई थी। पहली डील थी
कि यहीं जहाँ पे सारी सोल्स रह रही हैं वहां पर रहकर धीरे 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 ग्रेजुअली अपनी ग्रोथ कर लो, या फिर नीचे चले जाओ जहां पर आपको इस लाइफ टाइम इस धरती मतलब क्या बोलते हैं इस वर्ल्ड का कुछ भी याद नहीं होगा, आपको कोई नॉलेज नहीं होगी कि आप एक्चुअली में क्या हो। उसके साथ यहाँ चले जाओ धरती माँ पर, लेकिन आपकी ग्रोथ एक्सेलरेट हो जाएगी। तो जिन लोगों ने ग्रोथ को चूज किया सिर्फ वही लोग धरती पर इस टाइम प्रेजेंट हैं। तो एक एक सोल, चाहे आज वो नॉनवेज खा रहे हैं नहीं खा रहे, स्मोकिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, एवरीवन इज अ ग्रेट सोल। क्यों भगवत गीता में लिखा है कि हर एक मनुष्य में भगवान है, कि हम आए ही सारे वहां से है ना। उसको अगर हम और डीपली समझते जाएंगे ना, ब्लास्ट हो जाएगा दिमाग हमारा कि हम एक्चुअली में हम आए कहाँ से हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चले जाओ नीचे। हम लोग नीचे आ गए। अब हमें ये भी पता है कि जब हम एक बार नीचे आ जाते हैं तो जब तक हमारा पूरा कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं हो जाता हम ऊपर नहीं जा सकते। तो दैट इज वाई ये बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। हमारा कार्मिक अकाउंट क्लियर कब होगा? जब हम नए कर्मास बनाने बंद करेंगे। हम तो इस लाइफ टाइम में आके भी नए कर्मास बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, राइट? ओके, अगला टॉपिक कर लेते हैं कि डीएनए क्या था, क्यों चेंज किया, ब्ला 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 ब्ला। अभी किसी को डाउट है तो पूछो। अभी मैं एक फटाफट। चीज को और हाँ जी। क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि आज ग्रुप में मैंने क्वेश्चन डाला था, उस क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया था। वहां पे सिर्फ मैंने सबसे पूछा था, उसमें रिप्लाई सिर्फ रे ने किया था। तो उस क्वेश्चन का आंसर मैंने सिर्फ उसी पर्सन को दिया था जिसने मुझसे पूछा था। बट वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उसका आंसर ओपन में जाना चाहिए। जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि गॉड और यूनिवर्स में बड़ा कौन है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं यूनिवर्स से मांगू या गॉड से मांगू। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, जैसा कि कृति इस चीज को एक सेंटेंस में बता चुकी है, कि गॉड ने मैनिफेस्ट किया। ये यूनिवर्स कैसे बना? गॉड की मैनिफेस्टेशन से। प्रकृति ने वहां नाम लिया ब्रह्मा। ठीक है, अब हुआ क्या, गॉड ब्रह्मा से भी सुप्रीम पावर है। ठीक, वो एक प्रकाश है जिसको हम निराकार कहते हैं, जिसका कोई शेप नहीं है, जिसको निर्वाण अष्टकम में पूरी तरह एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो आदि शंकराचार्य ने बताया है वो भगवान का जो है, भगवान को एक्सप्लेन करता है। तो कोई आकृति नहीं है। अगर आप कह रहे हो ब्रह्मा तो कोई आकृति है, वो कोई नाम है वो। अगर आप कह रहे हो शिव तो कोई आकृति है, कोई नाम है। अगर आप कह रहे हो कृष्ण, कोई आकृति है, नाम है। राम आकृति है, नाम है। हाँ, वो इवॉल्व हुए हायर लेवल के गॉड के साथ जुड़े हुए, गॉड से कनेक्टेड, गॉड से हाईली कनेक्टेड। ठीक है, मास्टर्स हैं। बट जो एक सुप्रीम पावर है, इसीलिए हमें क्या बताया गया कि बहुत सी गैलेक्सीज हैं, बहुत सी यूनिवर्स हैं, बहुत सी अर्थ हैं। तो वो किसने बनाई? वो गॉड ने बनाई। तो गॉड और यूनिवर्स में बड़ा कौन हुआ? वो सुप्रीम पावर, वो लाइट जिसका कोई शेप नहीं है, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसकी कोई आकार नहीं है, आप उसको, जिसको हम कहते हैं ना, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, है ना, जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं, जिसकी भूख नहीं, प्यास नहीं, जिसके माता नहीं, जिसके पिता नहीं, जो जन्म नहीं लेता, जो मरता नहीं, वो है गॉड। तो गॉड, हम यहाँ पे बड़ा छोटा बताने के लिए नहीं बैठे कि वो बड़ा है या छोटा है। अब यहाँ पे बड़े छोटे को भी मैंने एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सप्लेन किया था? कि हम किसी भी चीज को ऐसे नहीं कह सकते कि वो हाई है, वो लो है, वो बड़ा है, वो छोटा है। सबका अपना अपना कॉन्शियसनेस का सोल इवॉल्व जिसने जितना किया
उसका उसके लेवल पे वो अच्छा है, फिर वो चाहे डेविल भी है, उसका सोल कॉन्शियसनेस उसने चूज किया डेविल के रूप में उस एक्सपीरियंस को लेना। इट इज मतलब दे वांट टू एक्सपीरियंस दिस टाइप, वी वांट टू एक्सपीरियंस दिस टाइप। डाकू को डकैती करके एक्सपीरियंस लेना है, बिजनेसमैन को बिजनेस करके एक्सपीरियंस लेना है, एक टेक्नोलॉजिकल पर्सन को उसमें एक्सपीरियंस लेना है। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस लेते हुए अपनी सोल को इवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे डॉक्टर जरूरी है, बड़ा है, या इंजीनियर जरूरी। इंजीनियर के बिना तरक्की नहीं हो सकती, डॉक्टर के बिना हमारी कोई भी चिकित्सा नहीं हो सकती, है ना। टीचर के बिना हमें कोई पढ़ा नहीं सकता, क्या टीचर के बिना डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे? तो छोटा या बड़ा तो हम किसी को मान ही नहीं सकते यहाँ पे। इसलिए हर बंदे का अपना अपना वैल्यू है, ठीक वैसे ही हर कॉन्शियसनेस का, डिविनिटी का, हर गॉड का अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम है। जैसे इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को अलग अलग पूरी अर्थ को वो करने की ड्यूटी दी गई कि एक बना रहा है, दूसरा उसको चला रहा है, तीसरा उसको फिर वहां उस पे जो चीजों को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक वैसे ही अब उनमें क्या चीज बताई गई कि अगर बनाने वाला है, चलाने वाला है, मिटाने वाला है, अब वो तो फिर भी आधे हैं विदाउट फेमिनाइन एनर्जी के। फिर आई माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती, जिससे कि वो पूर्ण हो और इस धरती की ऊर्जा को पूर्ण किया। और अब वो सब क्यों जरूरी है? नए निर्माण के लिए। विदाउट मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन के मिलन के कोई भी नई चीज का निर्माण नहीं हो सकता, कोई भी नई कॉन्शियसनेस, कोई भी नई यूनिवर्स, उसका निर्माण नहीं हो सकता। तो ये सब चीजें अपनी अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम समझे, ये भी डीएनए का ही पार्ट है। उन्हीं से, वहां से ही हमारी कॉन्शियसनेस आई है, जिसको हम ये सब बोल रहे हैं, जिसका अब हम विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के उस कॉन्शियसनेस ने इस बॉडी में सब कुछ भुला दिया, वो 3D के लेवल पे आ गई। तो अब हम धीरे 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 उस सोल इवोल्यूशन से अपने डीएनए की भी इवोल्यूशन कर रहे हैं। अब ध्यान उसमें क्या कर रहा है? ध्यान आपको पहले तो खाली करने का काम करता है, फिर आपकी एनर्जी बॉडी के अंदर सारी की सारी जो ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लींस करने का काम करता है, फिर आपके एनर्जी सेंटर्स जैसे काम करते हैं, आप न्यू विजडम को एक्सेप्टिव मोड में आ जाते हो, फिर आपके डीएनए पे और बॉडीज पे काम होना शुरू होता है। ठीक है, तो भी ध्यान में चलते हैं। 40 मिनट का ही कर लो, 11:30 बजे ओवर कर देना, एग्जैक्ट 40 मिनट है, ठीक है। तुम ही करवा रही हो ना ध्यान? हाँ जी, हाँ जी।